नमस्कार। राजस्थान हलचल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप विदित हैं कि हमारी इस प्लेटफॉर्म पर राजस्थान में हाल ही में निकली हुई आरपीएससी की स्कूल व्याख्याता और द्वितीय श्रेणी और रीट और कॉलेज लेक्चर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्तियां निकली हुई हैं उनमें मार्गदर्शन की लगातार अनवरत पॉडकास्ट की श्रृंखला चल रही है। आज आप सबके लिए द्वितीय जो श्रेणी हिंदी विषय से तैयारी कैसे करें उसके लिए एक ऐसी शख्सियत के साथ हम मार्गदर्शन आप सभी को प्रदान करने के लिए उपस्थित हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिन्होंने पिछले 18 साल से लगातार हजारों हजार युवाओं का सफल मार्गदर्शन जिन्होंने प्रदान किया है और सतत रूप से अनवरत अभी भी सीकर में शेखावाटी और सीकर में युवाओं का मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। ऐसे शख्सियत हैं हमारे बीच में मनोज कुमार जी मिश्रा सर। जी मनोज कुमार जी मिश्रा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, मेरा पहला प्रश्न ये रहेगा कि कोई एक नया अभ्यर्थी जो सेकंड ग्रेड जो हिंदी विषय से जो तैयारी करना चाहे तो वो उसको सर बेसिक रूप से कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? देखिए, सेकंड ग्रेड में जो पाठ्यक्रम है उसमें शुरुआती अगर अपन व्याकरण से करते हैं तो काफी अच्छा रहेगा। जी सर। क्योंकि व्याकरण का जो पोर्शन होता है वही ज्यादा महत्व रखता है मेरिट बनाने में। तो अगर नया अभ्यर्थी है तो उसको शुरुआत व्याकरण से करनी चाहिए। व्याकरण के बाद में धीरे धीरे वो काव्य शास्त्र के बाद में इतिहास का पोर्शन हालांकि काफी लंबा होता है, लेकिन सेकंड ग्रेड में इतना ज्यादा महत्व नहीं होता। तो व्याकरण और काव्य शास्त्र को पहले ज्यादा शुरुआत में लेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। फिर उनको तैयार करने के बाद में धीरे धीरे आगे के पोर्शन पर आगे बढ़ सकते हैं। जी धन्यवाद सर। अगला क्वेश्चन ये रहेगा सर, लगभग जो सेकंड ग्रेड की भर्ती है उसमें लगभग 7 माह बचे हैं, तो अब जो बचे हुए 7 माह में कोई बच्चा कैसे पढ़े, क्या पढ़े और इस समय को कैसे मैनेज करे सर? देखो, जो पुराने अभ्यर्थी हैं 1-2 कंपटीशन पहले दे चुके हैं जी सर, उनको तो अनुभव है। तो उनको अपनी पूर्व तैयारी में क्या पहले जो परीक्षा दी थी उनको क्या कमी रही, उन कमियों को देखते हुए पहले तो उन टॉपिक्स को ज्यादा महत्व देना चाहिए जिसमें उन्होंने पहले गलतियां की हैं, उनको सुधार करना जरूरी है। फिर उनका भी तरीका वही होना चाहिए कि सबसे पहले जो व्याकरण का पोर्शन है, काव्य शास्त्र का पोर्शन है, ये ज्यादा नंबरों वाले पोर्शंस होते हैं तो इन पर हमें थोड़ा अच्छा ध्यान देना चाहिए। और इतिहास में जो टॉपिक आपको हार्ड लग रहे थे उनको थोड़ा बार बार रिवीजन करेंगे तो अच्छा रहेगा। जो बिल्कुल नए अभ्यर्थी हैं, पहली बार इस कंपटीशन में शामिल होने जा रहे हैं, अभी हाल ही में जिनकी बीएड हुई है, तो उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि वो बार बार एक ही चीज को दोहराव करें, अलग अलग पुस्तकों की ओर न जाएं, जो पढ़ रहे हैं उसी पर ज्यादा फोकस रखें और एक ही चीज का बार बार रिवीजन करेंगे तो उनके लिए फायदे में रहेंगे। मेरा प्रश्न ये रहेगा सर कि कोई नया अभ्यर्थी है वो अब तैयारी शुरू करना चाहे तो वो सेल्फ स्टडी करे या कोचिंग करे? देखो, नए अभ्यर्थियों के लिए शुरुआती में कुछ कठिनता होती है, लेकिन 7 महीने में अगर अपन कोचिंग करना चाहें तो मेरे हिसाब से एक बार में भी पूरा पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं हो पाता। तो अब कोचिंग जाने में उतना फायदा होने वाला नहीं है। यदि आप खुद की अपनी योजना बना करके घर बैठ करके तैयारी करेंगे तो वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। आपकी खुद की नोट्स बनाएंगे, अच्छी कोई गाइड या अच्छी आपकी जो मूल पुस्तकें हैं उनको ले सकते हैं और उनसे घर बैठ करके अच्छा समय निकालें। लगभग आपको 8 से 10 घंटा रोजाना समय देना होगा तो आप अच्छा कवर कर सकते हैं। कोचिंग के बारे में पूछा जाए कि कोचिंग करें या नहीं करें, तो कोचिंग एक लंबी परंपरा है। लगभग 12 महीने आप कोचिंग से जुड़ेंगे तब जाकर के कोचिंग में फायदा होता है। 5-6 महीनों में कोई विशेष फायदे वाली बात होती नहीं है। जी धन्यवाद सर। अगला मेरा ये प्रश्न रहेगा कि जैसे इस परीक्षा में अध्ययन सामग्री का सीमित होना या पर्याप्त होना, ये कितना महत्वपूर्ण या कितना जरूरी है सर? बिल्कुल, ये अच्छा प्रश्न है कि हम क्या पढ़ रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण हो रहे हैं। कितना पढ़ रहे हैं उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं होता, लेकिन वो चीज अपन पढ़े जो परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होती है, तो ऐसी सामग्री को हमें ज्यादा महत्व देना चाहिए जी। कई स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ते खूब हैं लेकिन क्या पढ़ना है उसके बारे में वो नहीं जानते और इस चक्कर में वो असफल हो जाते हैं। तो हमें उन्हीं चीजों को पढ़ना चाहिए जो वास्तव में हमें परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकती हैं। जैसे मैं कुछ हिंट्स देना चाहूंगा कि सेकंड ग्रेड पाठ्यक्रम में पद्य भाग होता है स्नातक स्तर पर, उसमें रामचरितमानस का एक बालकांड जोड़ा हुआ है। अब बालकांड से एक प्रश्न आता है, लेकिन बच्चा अगर पूरे बालकांड को पढ़ने बैठ जाएगा
तो उसमें आप उसका अधिक समय उसी में चला जाता है। तो एक प्रश्न प्राप्त करने के लिए अपने इतना समय क्यों बर्बाद करें? हम ये चाहते हैं कि उतना उसको बिल्कुल छोड़ सकते हैं, उसकी जगह अन्य पोर्शन जो इतिहास वगैरह का है उसको ज्यादा महत्व दे सकते हैं। जी, आपको पढ़ने की रणनीति भी ध्यान में होनी चाहिए कि कहाँ से क्या पुटअप हो रहा है, उस हिसाब से बिल्कुल। हमारे पद्य भाग है, पद्य में इतने टॉपिक दिए हैं तो हर टॉपिक से एक एक प्रश्न आना है जी। और एक एक प्रश्न में अगर इतने बालकांड जैसे लंबे टॉपिक के ऊपर ध्यान देने लग जाएंगे एक प्रश्न के लिए, तो फिर अन्य अपना जो सिलेबस है वो अधूरा रह सकता है। इसलिए ऐसी चीजों को अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं कि एक प्रश्न चला जाएगा, कोई बात नहीं, मैं दूसरे पोर्शन में इसको कवर करूंगा, तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस हमें करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी धन्यवाद सर। अगला मेरा ये प्रश्न है कि यदि सर कोई बच्चा खुद जो सेल्फ स्टडी कर रहा है वो अपना खुद का मूल्यांकन, स्वयं मूल्यांकन कैसे करे? देखो, स्वयं मूल्यांकन के लिए वैसे आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खूब हैं जी, और बाजार में ऐसे मॉडल पेपर्स भी काफी अच्छे आते हैं। तो आप थ्योरी को अधिक से अधिक पढ़ें, पुराने जो पेपर्स आए हुए हैं आरपीएससी के द्वारा लिए हुए हैं उन पेपर्स की आप कॉपी निकलवा लें और उसमें देखें कि ये जो पेपर्स में प्रश्न आए हुए हैं टॉपिक के अनुसार मेरे तैयार हैं या नहीं है। आपने पढ़ा और उसी में से प्रश्न पुटअप हो रखे हैं और आपने उनको सही किया है तो फिर अलग से फिर उनको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। आप जितना थ्योरी पढ़ेंगे उतना अच्छा रहेगा, लेकिन पुराने पेपर्स को सोल्व करके देखना जरूरी है। जी धन्यवाद सर। अगला मेरा यह प्रश्न है, यदि कोई सर बच्चा टेस्ट सीरीज की कितनी महत्ता है और यदि वो टेस्ट सीरीज ले तो साप्ताहिक ले, मासिक ले या यूनिट वाइज, किस मोड में उस टेस्ट सीरीज को वो ले? तो सबसे पहले टेस्ट सीरीज के बारे में तो बताऊंगा कि टॉपिक वाइज हो तो ज्यादा अच्छा है। ज्यादा अच्छा है। टॉपिक वाइज अगर आप टेस्ट निकालेंगे, जैसे एक टॉपिक आपने पढ़ा, वो टॉपिक आपका क्लियर हुआ है या नहीं हुआ, इसके लिए आपको टेस्ट देना जरूरी होता है। जी जी। तो ये महत्ता नहीं रखता कि हम साप्ताहिक लें या पाक्षिक लें या मासिक लें जी। अगर पहले तो टॉपिक वाइज आप अपने टेस्ट को तैयार करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपके मान लो सभी टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं और आप पूरा पाठ्यक्रम एक साथ करना चाहते हैं तो फिर आप 15 दिन जैसे पाक्षिक जो कोई टेस्ट सीरीज होती है तो पाक्षिक टेस्ट सीरीज में आप हिस्सा ले सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी धन्यवाद सर। अगला है सर, जो बालकों के जो मेरे पास में जो क्वेश्चन आए वो है कि पेपर फर्स्ट और जो पेपर सेकंड है उनमें हम सामंजस्य कैसे बैठाएं और उनको कितना कैसे क्या समय दें? देखिए, सेकंड ग्रेड पाठ्यक्रम में सब्जेक्ट का पेपर 300 नंबर का होता है जी, और जीके का जो फर्स्ट पेपर होता है वो 200 नंबर का होता है जी। जीके में 100 प्रश्न आते हैं, सब्जेक्ट वाले में 150 प्रश्न होंगे टोटल जी जी। तो अपन इस हिसाब से देखें तो दोनों पेपर का कॉम्बिनेशन रख करके आगे बढ़ना चाहिए। 60% आप जितना पढ़ते हैं, 10 घंटे रोजाना पढ़ते हैं जी जी, तो 6 घंटे 60% समय है वो आप सब्जेक्ट को दे दीजिएगा, 4 घंटे का समय यानी 40% का समय अपने फर्स्ट पेपर को दे दें तो अच्छा रहेगा। दोनों में अच्छा कॉम्बिनेशन बना करके अपन आगे बढ़ सकते हैं जी। अगला है, हिंदी विषय के सभी भागों को यदि कोई अभ्यर्थी अपने दिन में साथ में पढ़े या अलग अलग पार्टों को अलग अलग दिन में पढ़े, ये थोड़ा बच्चे कंफ्यूज है, इसका बताएं। देखो, एक चीज में एक दिन में एक चीज पढ़े तो ज्यादा अच्छा रहता है। ज्यादा अच्छा रहता है। अपन ऐसा कहेंगे व्याकरण भी पढ़ लिया, काव्य शास्त्र भी पढ़ लिया, इतिहास भी उसी दिन पढ़ ले तो वो अच्छा नहीं रहता। आप अपने सिलेबस को उठाएं, सिलेबस में टॉपिक वाइज आगे बढ़ते रहें, पहले टॉपिक से ही आप शुरुआत कर दें। तो आज के दिन में मान लो आपने ये टारगेट लिया मुझे ये टॉपिक पूरा करना है तो फिर उस टॉपिक पर ही ज्यादा फोकस करें। एक टॉपिक पूरा हो गया, 15 दिन तक आपने मान लो टॉपिक वाइज पढ़ा तो 15 दिन बाद में फिर एक बार उन सभी टॉपिक्स का रिवीजन एक बार कर लें, तो उस हिसाब से आगे बढ़ते रहेंगे तो ठीक रहेगा। पुरानी तैयारी अगर आपकी है तो उसमें भी आपको एक दिन में एक ही पोर्शन पर ज्यादा ध्यान देना है, अलग अलग नहीं कि व्याकरण भी पढ़ लिया, काव्य शास्त्र पढ़ा, इतिहास पढ़ा, शिक्षण विधि भी, तो वो अच्छा नहीं रहता। आप टॉपिक वाइज ही पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी धन्यवाद सर। एक सर बच्चों का प्रश्न है कि पीवाईक्यू पर्याप्त है या हमें टेस्ट सीरीज भी लेनी चाहिए? टेस्ट सीरीज जरूरी है, खुद के मूल्यांकन के लिए टेस्ट सीरीज होना जरूरी है क्योंकि अपन खुद तैयारी करते हैं तो इतना मालूम नहीं चल पाता कि मैं क्या कर रहा हूँ, कितना पढ़ रहा हूँ, क्या है। अगर आप टेस्ट सीरीज लेंगे, टेस्ट दे करके देखेंगे तो आपका खुद का मूल्यांकन आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ गलतियां कर रहा हूँ। तो अपनी खुद की गलतियों का पता लगाने के लिए टेस्ट सीरीज जरूरी है। आप वहां नहीं देखेंगे मैंने टेस्ट में भाग लिया और मेरा जो मेरिट क्रमांक है वो यहाँ 5000 पर आ रहा है, 500 पर आ रहा है, तो वो कोई मायने नहीं रखता है। आपको टेस्ट सीरीज में केवल इतना देखना है कि मैं कहाँ गलतियां कर रहा हूं और उन गलतियों को आगे मैं कैसे सुधार सकता हूं, इसके लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। जी सर। अगला मेरा ये प्रश्न है कि जैसे कोई बच्चा
गद्य को कैसे पढ़े और पद्य को कैसे पढ़े, ये थोड़ा सा बताएं सर, क्योंकि ये कोई शिक्षक नहीं बताते अमूमन, तो आप बहुत स्तरीय बातें करते हैं, इसलिए जी सर आप बताएं। देखिए, अपने स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम में कुछ टॉपिक्स पद्य पाठों से लिए गए हैं, तो कुछ टॉपिक गद्य, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि को जोड़ा गया है जी। तो एक तो गद्य पाठ के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक उपन्यास है खून का टीका। जैसे अभी बात अपनी चर्चा हुई थी रामचरितमानस का पूरा बालकांड है, वैसे खून का टीका उपन्यास है वो पूरा 90 पेजों का एक ही है। अब 90 पेज में से एक प्रश्न आना है जी, तो उसको भी आप बिल्कुल नेग्लेक्ट कर सकते हैं। उस एक प्रश्न के लिए 90 पेज आप ये पढ़ेंगे तो उन 90 पेजों में 5 टॉपिक अलग और कवर हो जाएंगे, तो वो 5 प्रश्न आप तैयार कर सकते हैं उतने समय में, इसलिए उसको आप नेग्लेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। उसकी जगह जैसे कहानियां हैं छोटी छोटी, तो कहानियों में पात्रों से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं, बीच में ये कथन किसका है वो भी आ जाते हैं, तो उस उपन्यास पर ध्यान देने के बजाय उन कहानियों पर आप अच्छा ध्यान देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो गद्य की रणनीति में अब मैं अब ये लहरों का राजहंस नाटक और जो खून का टीका उपन्यास है उनको ज्यादा समय नहीं देना है, इतना समय अब नहीं बचा है कि आप बार बार तैयारी करेंगे तो उसमें चीजें कवर होती हैं, इसलिए आप उनको छोड़ करके बाकी जो कहानियां हैं छोटी छोटी वो याद रखी जा सकते हैं। कहानी वैसे भी अपने को सरल भाषा में याद हो जाती हैं, तो कहानियों को प्रश्न याद करें और नाटक उपन्यास को छोड़ दें। चिंतामणि निबंधात्मक प्रश्न, निबंध के प्रश्न आते हैं तो उसमें से पहला निबंध भी आप तैयार कर लोगे तो परीक्षा में लगभग अच्छी चीज मिल जाएगी। तो उत्साह और श्रद्धा भक्ति निबंधों को तैयार करें, उनमें से प्रश्न अगर 1-2 बार भी आप पढ़ लोगे तो उसमें से आप सही प्रश्न हल कर पाएंगे। अब रही बात पद्य की, तो पद्य में कबीर, तुलसी, सूरदास, मीराबाई सभी के टॉपिक से एक एक प्रश्न लगभग पुटअप किए जाते हैं। तो उनमें आप जो तुलसीदास जी का बालकांड है उसको तो छोड़ सकते हैं, बाकी कबीर दास जी के जो 5 अंग हैं, 10 पद अपने पाठ्यक्रम में जोड़े हुए हैं, तो उनको थोड़ा ध्यान देकर के पढ़ना है। एक प्रश्न निश्चित रूप से अंगों में से आता है, तो 5 अंगों को पूरा नहीं पढ़ पाए, अब ज्यादा समय नहीं आपके पास में है, तो शुरुआती 10-10 पद सभी अंगों के अवश्य पढ़ें, उनमें से कोई ना कोई प्रश्न अवश्य पुटअप हो जाता है। सूरदास, मीराबाई, बिहारी रत्नाकर जैसे टॉपिक्स हैं तो वो छोटे छोटे टॉपिक हैं, 20-20 पद पाठ्यक्रम में है और उनको तैयार किया जा सकता है। तो उनको एक अच्छी व्याख्यात्मक पुस्तक से, इनकी जो पुस्तकें आती हैं व्याख्या वाली, उन पुस्तकों से देखें, आपका अच्छा उसमें मैनेज करके आप अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मूल पुस्तक की बजाय व्याख्या वाली पढ़ें, क्योंकि मूल पुस्तक में आपको व्याख्या भी पुस्तकों में व्याख्या नहीं होगी और व्याख्या नहीं होगी तो आपके किसी काम की नहीं होगी। जी जी। तो पुस्तक ऐसी पढ़े जिसमें अपने को सही सरल भाषा में व्याख्या मिल सके, तो व्याख्या से ही प्रश्न ज्यादा पुटअप होते हैं। तो हमें व्याख्या वाली पुस्तकों को ध्यान में रखना चाहिए कि व्याख्या पढ़नी है, व्याख्या नहीं पढ़ोगे, मूल पढ़ोगे तो फिर आप प्रश्न हल नहीं कर पाएंगे। जी धन्यवाद। अगला और मेरा अंतिम प्रश्न ये रहेगा सर कि संपूर्ण अध्ययन सामग्री वो एक नया अभ्यर्थी करे वो कैसे पढ़े, और इस समय को मद्देनजर रखते हुए भी इस जो पूरा सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है इसके जैसे संपूर्ण अध्ययन सामग्री क्या हो, पाठ्य पुस्तकें क्या हो, बुक लिस्ट क्या हो, वो बताएं सर। देखो, अध्ययन सामग्री मैंने पहले बताया कि आप किसी भी एक पर विश्वास कर सकते हैं, चाहे वो किसी की भी हो, लेकिन कई अभ्यर्थी हैं अलग अलग, ये वो पुस्तक भी ले आए, वो भी ले आए, वो भी ले आए, तो उससे वो सही सफलता नहीं बन पाती है। तो आप चाहे एक ही पुस्तक पढ़ें लेकिन उसको बार बार पढ़ें। व्याकरण के लिए जैसे है अपने 9 से 12 की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक चलती है, आप उसको भी ले सकते हैं। उसके अलावा एक गाइड आपके पास अवश्य होनी चाहिए, जो पूरा सिलेबस को कवर करने वाली एक गाइड पूरे आपके पास में हो। वो किसी भी पब्लिकेशन के आपके पास में हो सकती है, क्योंकि जो भी पब्लिशर्स होते हैं वो अच्छे से अच्छा देने का प्रयास करते हैं। आपको विश्वास करके उसके ऊपर पढ़ना पड़ेगा जी सर। बार बार उसको पढ़ें, दोहराव करें। जो मूल पाठ्य पुस्तकें होती हैं उनमें व्याकरण के लिए आप 9 से 12 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो रचना प्रबोध चल रही है वर्तमान में, उसको पढ़ सकते हैं। अगर गहराई से आप और भी अधिक ध्यान देना चाहें तो कामता प्रसाद गुरु है, लेकिन उसकी लैंग्वेज थोड़ी हार्ड हो जाती है, नए अभ्यर्थियों के लिए वो ज्यादा समझ में आने वाली चीज नहीं है, तो उसमें गाइड के आधार पर आप थोड़ा सा मूल्यांकन कर सकते हैं। 9 से 12 वाली ठीक रहेगी इसके लिए, व्याकरण के लिए। काव्य शास्त्र का जो पोर्शन होता है, तो काव्य शास्त्र के पोर्शन में भी अगर आप मूल पुस्तकों से पढ़ते हैं तो मूल पुस्तकों की भाषा थोड़ी कठिन हो जाती है। इसके लिए गाइडों में थोड़ा सा भाषा को सरलीकरण करके प्रस्तुत किया जाता है, तो वो गाइड भी आप विश्वास करके करेंगे
जो चीज पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको परीक्षा में आने योग्य सामग्री अवश्य मिल जाती है उसमें। नहीं सर, जैसे काव्य शास्त्र की कोई पुस्तक बताया। काव्य शास्त्र की पुस्तक पढ़ते हैं तो सेकंड ग्रेड के लिए में हेतु भारद्वाज जी एक लेखक हैं, उनकी काव्य शास्त्र की पुस्तक आती है, उसमें काफी अच्छे उदाहरण भी दिए हुए हैं, सामग्री भी अच्छी तरीके से प्रस्तुत की गई है। तो हेतु भारद्वाज जी की काव्य शास्त्र पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। जी सर। हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए? हिंदी साहित्य इतिहास के लिए जैसे अपन रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास पर जाते हैं, लेकिन उनकी इतिहास की बुक है वो कॉलेज प्रोफेसर के लिए या फर्स्ट ग्रेड लेक्चर अपने स्कूल शिक्षा विभाग में है, तो उनके लिए तो अच्छी फायदेमंद होती है। सेकंड ग्रेड में अब तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें से डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसमें से प्रश्न ज्यादा पुटअप किए जाते रहे हैं। तो सेकंड ग्रेड अभ्यर्थियों को तो मैं कहना चाहूंगा कि आप अगर मूल पुस्तक पढ़ना चाहते हैं तो डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक पढ़ें, अन्यथा आप किसी एक गाइड पर भी विश्वास कर सकते हैं। मैंने भी इसके लिए मेरी खुद की पुस्तक निकाल रखी हिंदी साहित्य का सरल इतिहास नाम से, और उसमें इन सभी जो मूल गाइडें हैं, या रामचंद्र शुक्ल है, नगेंद्र है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, सभी में से कुछ न कुछ जो अच्छा लगा उसको लेकर के तैयार किया गया है, तो आप उसको भी अच्छा अध्ययन कर सकते हैं। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं। जी सर। शिक्षण विधि के लिए? शिक्षण विधियों के लिए जो चीज है, ये वैसे अपन रेगुलर अगर बीएड में उपस्थित होते हैं तब तो समस्या नहीं आती है, लेकिन काफी अभ्यर्थी हैं वो बीएड की क्लासेज रेगुलर अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो उनके सामने शिक्षण विधियों के प्रश्नों को हल करने की समस्या आती रहती है। बाजार में कोई विशेष गाइडें भी इसके ऊपर मूल रूप से प्राप्त हो नहीं पाती हैं। तो इसके लिए कहीं ना कहीं से आपको जो विशेष अच्छे टीचर्स हैं उनकी क्लासेज को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि शिक्षण विधि का टॉपिक है, थोड़ी सी लापरवाही से भी अपन गलत कर सकते हैं। तो अगर मूल पुस्तकें आपको नहीं मिल पाती हैं तो गाइडों में जो सामग्री दी गई है उनको देखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि एक हिंदी साहित्य में आती है अपने इसके डॉक्टर निरंजन सिंह हैं, हिंदी साहित्य अकादमी से राजस्थान में, उनकी पुस्तक आती है डॉक्टर निरंजन सिंह, जिनका माध्यमिक शिक्षा में हिंदी शिक्षण नाम से वो पुस्तक प्राप्त होती है। तो उसमें से काफी प्रश्न विगत परीक्षाओं में पुटअप हुए हैं, तो वो पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। डॉक्टर निरंजन सिंह लेखक हैं, उस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। जी धन्यवाद सर। वैसे मैं आपको बता दूं कि गुरुदेव ने ये इन्होंने नहीं बताई है, हालांकि मैंने कभी आपसे हिंदी के लिए कोई असिस्टेंट प्रोफेसर का अपन ने एक पहले पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था, उन्होंने ये जो इतना जो कम समय में उसके लिए रणनीति उन्होंने बताई थी। तो मिश्रा जी सर की जो व्याकरण की जो पुस्तक आती है वो बिल्कुल शानदार आती है, 17-18 साल से रामबाण की तरह वो चल रही है। हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए भी इनकी एक अलग से आ रही थी, जो अपने असिस्टेंट प्रोफेसर में नेट जेआरएफ वो भी इन्होंने निकाला है। और इनकी जो कंबाइंड आती है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो बने हैं गुरुदेव ने भी नहीं बताई है, उन्होंने बताया। तो इतने कम समय में आप वो भी बिल्कुल देख सकते हैं। बाकी सिलेबस के हिसाब से आपके पास में कोई ना कोई एक गाइड जरूर होनी चाहिए, एक गाइड होनी चाहिए, गाइड पर विश्वास करें, उसी को बार बार पढ़ें। और गुरुदेव का, मिश्रा जी सर का बहुत बहुत आभार रहेगा। मैं तमाम अभ्यर्थियों को भी बताना चाहूंगा कि आप इस पॉडकास्ट को आराम से सुने, और आपके और कोई क्वेश्चन यदि छूट गए हैं तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आगामी टाइम में आपको कौन सा सब्जेक्ट का पॉडकास्ट रिकॉर्ड करवाना है वो भी आप करें। बाकी मेरी नजर में इतना स्तरीय कोई शिक्षक शायद नहीं होगा जो बच्चों से इतना जुड़ाव रखता होगा, इसीलिए हमने मिश्रा जी सर का ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है। जी मिश्रा जी सर, पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।